ईरान में इस हमले के बाद गुस्सा और शोक दोनों ही फैला हुआ है। मिनाब की सड़कों पर मातम पसरा हुआ है। हर घर में कोई ना कोई रो रहा है। यह मामला सिर्फ एक स्कूल पर नहीं बल्कि पूरे समाज की आत्मा पर एक बहुत बड़ा हमला है। इनफैक्ट लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देखा जाए तो ईरान के दर्द को अक्सर प्रोपोगेंडा कहकर खारिज कर दिया जाता है। और वहीं यह रवैया पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। अब आप सोचें कि आपके देश के लोगों के साथ ऐसी घटना हो और वहीं दूसरा देश ये कह दे कि ये एक प्रोपोगेंडा है, तो कितना ज्यादा बुरा लगेगा या कितना हर्ट होगा। बस ऐसा ही कुछ ईरान के साथ भी हो रहा है। उन बच्चों के साथ हुआ जो कि बेरहमी से उस हमले में मारे गए, जिनका कोई कसूर भी नहीं था। ऐसे में युद्ध की शुरुआत और अमेरिका इजराइल की भूमिका की बात करूं तो इस संघर्ष की शुरुआत अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए बड़े पैमाने के हवाई हमलों से हुई है। इन हमलों को देखा जाए तो प्रिवेंटिव स्ट्राइक और सिक्योरिटी थ्रेट के नाम पर जायज ठहराया गया है। वहीं बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी संप्रभु देश पर बिना संयुक्त राष्ट्र की अनुमति हमला करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक बहुत बड़ा उल्लंघन है। अमेरिका और इजराइल ने अपने सैन्य और तकनीकी दबदबे के बल पर यह संदेश आप सबको बता दूं कि दिया है कि ताकत ही सबसे बड़ा कानून है। ऐसे में इन्होंने जो हमला किया है, हमला करके अपनी सत्ता और ताकत दिखाने की कोशिश की है ईरान को, यह रवैया इस युद्ध की सबसे खतरनाक नींव बन गया है, जो कि आपको बता दूं कि मेनाब में हुआ। ऐसे में सर्वोच्च नेता की मौत का भी दावा युद्ध को एक नई ऊंचाई लेकर जाएगा। आपको बता दूं ईरानी मीडिया और क्षेत्रीय सूत्रों के अनुसार इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत होने का दावा किया गया है। अमेरिका और इजराइल ने इस पर चुप्पी साधते हुए यह कह रहा है कि अगर यह दावा सही साबित होता है तो यह किसी भी आधुनिक युद्ध की सबसे बड़ी और खतरनाक एस्केलेशन मानी जाएगी। किसी देश के सर्वोच्च नेता को निशाना बनाने केवल सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि सीधे तौर पर शासन व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश की गई है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अराजकता की ओर ढकेलने का एक बहुत बड़ा तरीका माना जा रहा है। 3 दिनों में ईरान में जो हुआ है वह किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। बात की जाए अगर अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार तो लगभग 200 से भी अधिक नागरिक लगातार इस 3 दिन के युद्ध में मारे जा चुके हैं और साथ ही साथ सड़कों पर सैकड़ों घायल पड़े हुए हैं। कई रिहायशी इलाकों, स्कूलों और अस्पतालों के आसपास हमले हुए हैं। अमेरिका और इजराइल की ओर से इसे कोलैटरल डैमेज का नाम दिया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि बच्चे, महिलाओं और बुजुर्गों की मौत को एक तकनीकी शब्द से ढक दिया जाना, क्या यह वाकई में सही है? यह युद्ध ईरानी जनता पर सामूहिक सजा जैसे लगने लगा है। जिस तरीके से ईरानी जनता फिलहाल झेल रही है 3 दिनों से लगातार, वो वाकई में उनके लिए किसी सजा से कम नहीं है। मेनाब स्कूल हमला इंसानियत पर सबसे बड़ा सवाल, अब सबसे बड़ा वार है। 28 फरवरी 2026 को हमदर्द प्रांत के मेनाब शहर में एक लड़कियों के प्राथमिक स्कूल पर मिसाइल गिरने का रिपोर्ट आया। वहीं आपको बताऊं कि ये बताया जा रहा है कि सैन्य सुविधा और स्कूल के पास उसकी लक्ष्य ये थी कि वो सैन्य पोर्ट पर बेसिकली हमला करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पर पास में जो स्कूल था, अनफॉर्चुनेटली वो स्कूल तबाह हो गया। यह घटना पूरे युद्ध का सबसे भयावह और अमानवीय चेहरा बनकर सामने आ चुका है। अगर किसी सैन्य ठिकाने के पास स्कूल का होना बच्चों की मौत को जायज ठहरा देता है तो फिर युद्ध अपराध की परिभाषा यहाँ पर क्या ही रह जाती है दोस्तों। अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा की बात करूं तो कानून की खुली अवहेलना है इस पर। ईरान के कई शहरों से यह भी रिपोर्ट सामने आई है कि अस्पतालों के आसपास धमाके हुए, बिजली और मेडिकल सप्लाई बाधित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं को युद्ध में विशेष सुरक्षा दी जाती है। इसके बावजूद अगर हमले हुए हैं तो यह सीधे तौर पर जेनेवा कन्वेंशंस का बहुत बड़ा उल्लंघन है। अमेरिका और इजराइल की चुप्पी इस आरोप को और भी ज्यादा गंभीर बना देती है। क्या आधुनिक हथियारों को सटीकता का दावा केवल एक मिथ है? देखा जाए तो इस केस से तो यही प्रूव हो रहा है दोस्तों। इसके अलावा अगर इजराइल पर जवाबी हमले
डर का दूसरा चेहरा पर बात करें तो ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। टेल एवी और आसपास के इलाकों में धमाकों की खबर भी सामने आई, जिनमें कम से कम 9 लोगों की मौत पर और कई लोग घायल होने की बात कही जा रही है। यहाँ भी निर्दोष नागरिकों ने कीमत चुकाई है अपने मौत की। इनफैक्ट फर्क सिर्फ इतना है कि इजराइल के पास आयरन डोम जैसी उन्नत सुरक्षा प्रणाली है, जबकि ईरान के आम नागरिकों के पास ऐसा कोई सुरक्षा कवच नहीं है। यह असमानता इस पूरे युद्ध की सबसे बड़ी सच्चाई है। दोस्तों, आपको बता दूं कि बेसिकली इजराइल के पास एक आयरन डोम है, जिसकी वजह से वो उनके जो लोग हैं वो सुरक्षा प्रणाली के अंदर सुरक्षित हो जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ईरान के आम लोगों के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है। अमेरिका ठिकानों और सैनिकों की मौत पर अगर बात की जाए तो ईरान ने इराक, कुवैत, कतर और बहरीन के में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया है। अमेरिकी दावों के अनुसार ज्यादातर मिसाइलें और ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए गए हैं। फिर भी रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 अमेरिकी सैनिक जो है वो मारे गए हैं और कई घायल हैं। इनफैक्ट अगर रक्षा प्रणाली इतनी ज्यादा अगर बात की जाए कि अगर रक्षा प्रणाली इतनी सफल थी तो यह नुकसान आखिरकार कैसे हुआ? यह सवाल अमेरिकी सैन्य दावों की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा करता है लगातार देखा जाए तो। वहीं अगर बात की जाए कुवैत में तो यूएस F-15 क्रैश सच बनाम प्रचार। बेसिकली 2 मार्च 2026 को कुवैत में एक अमेरिकी F-15 फाइटर जेट के गिरने का वीडियो भी सामने आया है। दोस्तों, आपके सामने मैं तमाम पहले फैक्ट्स रखने की कोशिश कर रही हूँ। डोंट वरी, आप अपने अपने कमेंट्स बिल्कुल जारी रखें। आपके कमेंट्स पर भी मैं नजर डालूंगी। आपको पहले पूरी खबर अब तक पहुंचाऊं कि बेसिकली एक वीडियो सामने आया है जिसमें F-15 फाइटर जेट के गिरने का वीडियो है। ईरान ने यह दावा किया है कि उसने जेट को मार गिराया है, जबकि अमेरिका ने इसे तकनीकी खराबी या फ्रेंडली फायर बताया था। जबकि आपको बता दूं कि पायलट सुरक्षित बाहर निकल आया, लेकिन यह घटना प्रतीकात्मक रूप से बहुत बड़ी है। यह दिखाती है कि युद्ध में सच्चाई सबसे पहला शिकार बन जाती है और हर पक्ष अपने अपने फायदे के लिए ही कहानी गढ़ते ही रहते हैं। बात की जाए अगर हिज़्बुल्लाह और लेबनान फ्रंट की, तो इस युद्ध में हिज़्बुल्लाह की एंट्री ने हालत को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। देखा जाए तो इजराइल पर काफी ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं, जिसके जवाब में लेबनान में हमले हुए हैं। इसका मतलब यह है कि इस युद्ध में अब यह केवल 3 दिनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब ये हर नया मोर्चा नए नागरिकों के लिए मौत और विस्थापना लेकर ही आ रहा है। तो लगातार इनके साथ जो 3 दिनों से लगातार चल रहा है, ये सिर्फ 3 दिनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनके साथ जो हो रहा है वो वाकई में काफी खौफनाक है। बात की जाए अगर खाड़ी देशों में, तो डर और अस्थिरता। दुबई, अबू धाबी और बहरीन जैसे शहरों में धमाकों की आवाजें और एयर डिफेंस की गतिविधियां देखी गई है। वहीं भले ही नुकसान सीमित हो, लेकिन डर का माहौल काफी ज्यादा गहरा है। यह क्षेत्र वैश्विक स्तर पर आपूर्ति का एक केंद्र बना हुआ है। अगर हालात और बिगड़े तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर डेफिनेटली पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको बता दूं कि सवाल यह है कि क्या अमेरिका और इजराइल इस वैश्विक जोखिम की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? जो इस तरीके संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बेबस दर्शक की बात करते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र ने तनाव कम करने की अपील की है और IAEA ने आपात बैठक बुलाई है। इनफैक्ट लेकिन जमीन पर इन अपीलों का कोई असर नहीं देखा जा रहा है। अब जब बम गिर रहे हैं, तब बयान और मीटिंग कितनी जान बचा सकती है? लगातार मीटिंग करके क्या जान बचाई जा सकती है? कैन यू इमेजिन गाइस? यह युद्ध अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की कमजोरी को भी उजागर करता है कहीं ना कहीं। अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा आरोप और डबल स्टैंडर्ड्स पर बात करें तो जब यूक्रेन या किसी पश्चिमी देशों में नागरिक मरते हैं तो उसे युद्ध अपराध कहा जाता है, लेकिन जब ईरान में स्कूल और अस्पताल तबाह होता है तो उसे कोलैटरल डैमेज का नाम दे दिया जाता है।
यही डबल स्टैंडर्ड्स इस युद्ध की सबसे खतरनाक सच्चाई है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय कानून अगर सभी पर समान रूप से लागू नहीं होता है तो उसकी कोई नैतिक ताकत बिल्कुल नहीं बचती। इनफैक्ट हथियार उद्योग और युद्ध का मुनाफा पर बात करें तो हर गिरती मिसाइल, हर उड़ता ड्रोन अरबों डॉलर के हथियार सौदों से जुड़ा होता है। युद्ध जितना लंबा चलेगा, हथियार कंपनियों का मुनाफा उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। अब यह सवाल उठना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि क्या युद्ध केवल सुरक्षा के लिए है या इसके पीछे कोई आर्थिक हित भी काम कर रही है। व्हाट्स इट गाइस? शांति अक्सर उन लोगों के लिए नुकसान का सौदा बन जाती है जो युद्ध से पैसा कमाते हैं। वेल, अगर बात करते हैं असली हार इस पूरे युद्ध में किसकी है, तो इस युद्ध में कोई भी पूरी तरह जीत नहीं रहा है। देखा जाए तो हार रहे हैं हम आम लोग, जितने भी आम लोग हैं, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, स्कूलों की जगह मलबा, अस्पतालों की जगह डर। अगर यह युद्ध यूं ही चलता रहा तो इतिहास अमेरिका और इजराइल से यही पूछेगा कि क्या ताकत के नशे में उन्होंने इंसानियत को पूरी तरीके से कुचल कर रख दिया। अपने ताकत और सत्ता को दिखाने के लिए वाकई में इंसानियत को कुचल कर रख दिया है। और यह सवाल सिर्फ इन देशों के लिए नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए है कि एक बहुत बड़ी चेतावनी साबित हो रही है देखा जाए तो। सो गाइज, आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक मंजर था जो कि एक्चुअली उनके साथ हो रहा है और होता हुआ आया है। ऐसे में आपसे कुछ इससे सवाल भी करूंगी, आप इस पर अपने अपने विचार मुझे जरूर पहुंचाएं मुझ तक। क्या किसी भी हालत में एक स्कूल पर हमला जायज हो सकता है?